बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आप तमाम लोगों को आपके अपने ही चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर वेलकम करते हैं। आइए आज हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि बेटा जी हमारे पास है रॉकेट प्रोपल्जन। रॉकेट प्रोपल्जन का मतलब ये कि रॉकेट की मोशन। बेटा रॉकेट की मोशन इतनी आसान नहीं जितनी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। आइए उससे मिलती जुलती पहले हम एक एग्जांपल डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, फिर हम रॉकेट प्रोपल्जन को बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। बेटा हमारे पास वो डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल क्या है कि बेटा आपने एक एयरफील्ड बैलून लेने और एयरफील्ड का बैलून का जो माउथ है वो आपने अपने दोनों एक हाथ की जो दो उंगलियां हैं उसके साथ इस तरह बंद कर लेना। फिर आपने देखना ये कि जैसे ही आप एयरफील्ड बैलून का ये माउथ वो ओपन करते हैं तो ओपन करने से क्या होता है कि यहां से मेरे पास जो एयर है वो बाहर की तरफ निकलती है। जैसे वो बाहर की तरफ निकलेगी, आउट होगी, तो यहां है वो अपने प्रेशर अप्लाई करेगी किसके ऊपर, बैलून के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो बैलून है ये बैलून हमारे पास फॉरवर्ड जाएगा आगे की तरफ। अगर आप यहां पे देखें तो बैलून के अंदर जो एयर थी वो डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन हमारे पास जो ये जो बैलून है, बैलून हमारे पास फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रहा है। याद रखिएगा कि जो बैलून है, बैलून कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे हम उसका वो माउथ से हम बैलून को छोड़ दें, बैलून हमारे पास बिल्कुल सीधा जाए, बैलून हमारे पास इधर 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 चला जाता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे आप बैलून को छोड़ते हैं तो हवा जो वो नीचे से निकलती है और वो जो हवा है वो अपना एक रिएक्शनल फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास बैलून है वो अपवर्ड आगे की तरफ जा रहा हो। अब यहाँ पे ये जो एयर है वो एक्शन कर रही है और उसके नतीजे में एक रिएक्शन होता है बैलून के ऊपर, जिसकी वजह से जो बैलून है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मैं जितनी आसान आपको मिसाल दे रहा हूं रॉकेट प्रोपल्शन की, रॉकेट मोशन इतनी आसान नहीं होती, वो बड़ी डिटेल है, लेकिन इससे मिलती जुलती जरूर होती है। वहां से भी हमारे पास क्या होता है, और रॉकेट की जो बैक साइड होती है उससे गैसेज निकलती है, उसके नतीजे में हर रॉकेट के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, जिसकी वजह से रॉकेट जो होता है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, एक एक्शन और रिएक्शन वाला, और आपको पता है कि एक्शन और रिएक्शन वाला कौन सा लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि जब गैसेज हमारे पास यहां से एक्सपेल्ड होंगी, बाहर निकलेंगी, तो वो हमारे पास एक बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट करेंगी, और अगर यहाँ पे ये बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट कर रही है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे जो बैलून है उसको मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एक फॉरवर्ड मोमेंटम भी जनरेट करना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है कि जो रॉकेट प्रोपल्जन है, रॉकेट प्रोपल्जन के अंदर हम दो लॉज को डिस्कस करते हैं कि उसके ऊपर दो लॉ एप्लीकेबल होते हैं। कौन कौन से, एक तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा रॉकेट की जो प्रोपल्जन है इसको डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रॉकेट क्या होता है। आल्दो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रॉकेट क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, आपके पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर प्रोपल्जन के बारे में बताया, लेकिन आपको एफएससी के बच्चे को एटलीस्ट रॉकेट के बारे में पता होना चाहिए, एक जनरल इंफॉर्मेशन। अब हमारे रॉकेट के अंदर सबसे पहले कि अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो रॉकेट के सबसे जो लोएस्ट पार्ट होता है वो हमारे होती है नोजल। यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन में मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहला पार्ट हम मेंशन करते हैं नोजल। नोजल एक ऐसा पार्ट होता है जिसके नीचे से हमारे पास जो गैसेज होती है वो नीचे से एक्सपेल्ड हो रही होती है। एक्सपेल्ड का मतलब ये होता है कि वो नीचे से निकलती है गैसेज, जैसे वो नीचे से गैसेज निकलेंगी तो वो ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाएंगे। तो आपने याद रखना है कि ऐसा पार्ट जहां से गैसेज नीचे की तरफ से एक्सपेल्ड होंगी उसको उस पार्ट को हम कहेंगे नोजल। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन फिर अराइज होगा कि सर नोजल से जब गैसेज निकल रही हैं फिर गैसेज किसी न किसी कंबस्टन चैम्बर के अंदर बर्न हो रही हैं, गैसेज नहीं फ्यूल बर्न हो रहा है, और फ्यूल बर्न होने की वजह से वहां पे गैसेज बनती। तो याद रखिएगा कि इस नोजल के बिल्कुल ऊपर एक चैम्बर होता है जिसको हम कंबस्टन चैम्बर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कंबस्टन चैम्बर। तो कंबस्टन चैम्बर एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर हमारे पास जो फ्यूल होता है, किस चीज का फ्यूल, रॉकेट का फ्यूल, रॉकेट का जो फ्यूल होता है वहां पे बर्न होता है, और बर्निंग के नतीजे में वहां से जो गैसेज होती है वो आती है नोजल के अंदर, और वो नोजल के थ्रू हमारे पास क्या होती है, गैसेज इस रॉकेट से बाहर की तरफ डाउनवर्ड नीचे निकलती है। अब ये जो कंबस्टन चैम्बर है यहाँ पे तो हमारे फ्यूल की बर्निंग होगी। अब क्वेश्चन ये आएगा
कि सर ये जो फ्यूल की बर्निंग होती है तो फ्यूल कहां से आता है? फ्यूल याद रखिएगा, इस कंबशन चैम्बर के ऊपर हमारे होता है एक फ्यूल टैंक। यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइजर टैंक लिखा हुआ, हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले फ्यूल टैंक देखते हैं। इस कंबशन चैम्बर के ऊपर होता है हमारा फ्यूल टैंक। अब फ्यूल टैंक के अंदर हमारे पास होता है सारा का सारा फ्यूल, और वो फ्यूल जो आता है वो कंबशन चैम्बर के अंदर आता है। तो मैंने भी यहाँ पर लिखा हुआ कि हमारे पास नोजल, ये जो हमारे पास कंबशन चैम्बर है इसके साथ हमारा होता है फ्यूल टैंक। अब फ्यूल टैंक से हमारे फ्यूल आता है, और फ्यूल कहां पे आता है? कंबशन चैम्बर के अंदर। और कंबशन चैम्बर के अंदर क्या होती है? हमारे पास वहां पे आग लगती है, और आग लगने के नतीजे में यहाँ से जो गैसेज है वो एक्सपेल्ड हो जाती है। और फ्यूल टैंक के अंदर जो बेटा हमारा फ्यूल होता है, फ्यूल हमारे पास याद रखिएगा दो किस्म का होता है। एक फ्यूल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है जो रॉकेट के अंदर इस्तेमाल होता है, बेटा दूसरा आपका जो फ्यूल होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। आपके सिलेबस के अंदर जो फ्यूल डिस्कस किया गया है वो हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन डिस्कस किया गया कि आपके जो रॉकेट है, रॉकेट के अंदर हमारे पास जो उसकी कंबस्टन के अंदर जो हमारे पास फ्यूल यूज होगा वो लिक्विड हाइड्रोजन यूज होगा। अब सर यहाँ पे ये जो ऑक्सीडाइजर आपने टैंक लिखा हुआ, ऑक्सीडाइजर टैंक का काम क्या? बेटा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी कि जब हमारे पास ये रॉकेट अपने लॉन्चिंग पैड के ऊपर होता है तो वहां पर तो एयर मौजूद होती है, और एयर के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, और फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो फ्यूल बर्न नहीं होगा। तो याद रखिएगा जब रॉकेट हमारे पास एयर से हमारे पास लॉन्चिंग पैड से ऊपर चला जाता है खास हाइट के ऊपर, तो ऊपर जाके हमारे पास एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो मिकदार होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के जैसे वो कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल भेजेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, जो ऑक्सीजन नहीं होगी तो यहाँ पे बर्निंग बड़ा बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए हमारे पास जब ये रॉकेट जो है वो हमारे पास स्पेस से पहले जब हमारे पास जमीन से बहुत हाइट के ऊपर चला जाता है तो यहाँ वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। तो फ्यूल टैंक क्या करता है? फ्यूल टैंक अपना जो फ्यूल है वो पहले ऑक्सीडाइजर टैंक के अंदर भेजता है, यहाँ से ऑक्सीजन मिक्स होती है, और फिर जो हमारे पास मिक्स ऑक्सीजन वाला जो फ्यूल है वो हमारे पास आता है कंबशन चैम्बर में, और फिर वहां पे बर्निंग होती है। तो ऑक्सीजन जो हमारे पास ऑक्सीडाइजर टैंक है, बेटा ऑक्सीडाइजर टैंक के अंदर हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद होती है, और ये हमारे पास जो लिक्विड ऑक्सीजन है ये हमारे पास मिक्स होते हैं फ्यूल के साथ, ताकि हमारे पास ये बर्निंग के अंदर हमारी हेल्प कर सके। ठीक है बेटा जी। अब बेटा हम क्या करते हैं, और लास्ट पार्ट इसका देख लें। बट लास्ट पार्ट इसके पास होता है मेरे पास पेलोड। अब फ्यूल टैंक मैं यहाँ पे बता दिया। अब पेलोड जो होता है, पेलोड हमारे पास रॉकेट का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे हमारे पास जिस भी चीज को हमने स्पेस के अंदर भेजना है, चाहे हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है, चाहे हमने सैटेलाइट को भेजना है, वो हम इसके अंदर लोड कर देते हैं, और ये हमारे पास जो लो पेलोड है वो हमारे पास वहां क्या कहते हैं कि स्पेस के अंदर जाके ये फट जाता है, और वो जो हमारे सैटेलाइट होते हैं या वो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस के अंदर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉकेट के बारे में तो हमने बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं रॉकेट की प्रोपल्जन के अंदर। बड़ा ये जो वर्ड प्रोपल्जन है ये हमारे पास दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, टू लैटिन वर्ड्स। और बेटा टू लैटिन वर्ड कौन से? एक तो बेटा हमारे पास है जी प्रो। बेटा प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। और आगे हमारे से पल्जन, PULSION, पल्जन। पल्जन का मतलब होता है टू ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है आगे चलाना, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे चलाना। तो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग उर्दू में ये बनेगा, आगे चलाना। अब यहाँ पे ये प्रोपल्जन का मतलब ये हुआ आगे चलाना। किस चीज को आगे चलाना? रॉकेट को आगे चलाना। अब रॉकेट को आगे चलाने के लिए, रॉकेट को मोशन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती? अब हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने लगे रॉकेट की मोशन के अंदर। वो हमारे पास क्या चीज है? हम चाहते हैं कि रॉकेट की जो मोशन है वो हमारे पास ऐसी हो जिसके अंदर जो रॉकेट है वो अपनी स्पीड को हर वक्त इंक्रीज करता है। याद रखिएगा जब भी रॉकेट एक दफा ऊपर जाता है तो हमारे पास ग्रेविटी जो है वो क्या करती है, उसकी मोशन के ऊपर ओवरकम करती है और उसको दोबारा वापस खींच लाती है। हम चाहते हैं वो जो रॉकेट है, रॉकेट हमारे पास ऊपर भी जाए, और ऊपर जाते हुए ना तो अपनी स्पीड को डिक्रीज करे और ना ही उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास कांस्टेंट रहे, बल्कि वो हमारे पास हर लम्हे
अपनी स्पीड को इंक्रीज करता जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास रॉकेट है वो अपनी पूरी थ्रू आउट फ्लाइट के अंदर अपनी स्पीड को हर लम्हे इंक्रीज करता जाए, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो क्या करती है, रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाती है और उसकी स्पीड को डिक्रीज करती है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्पीड को इंक्रीज करवाऊं और हर लम्हे इंक्रीज करवाता जाऊं, तो उसके लिए आपको रॉकेट को लॉन्च करने के लिए बहुत हैवी अमाउंट का वर्क डन करना पड़ता है। अब बहुत हैवी अमाउंट का वर्क डन करने के लिए जाहिर बात है यहां पर मुझे कंबस्टन चैम्बर के अंदर बहुत ज्यादा इग्निशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वर्क डन करूंगा तो यहां से गैसेज निकलेंगी और वो गैसेज जैसे ही यहां पे अपथ्रस्ट लगाएंगी जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाएगा, करना पड़ेगा। और वर्क डन के लिए उसे कितना फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, और वो जो फ्यूल बर्न करना है वो मैं यहां पे मेंशन करता हूं कि वहां पे वो जो फ्यूल बर्न करेगा वो हमारे पास 10,000 kg फ्यूल बर्न करेगा 1 सेकंड के अंदर, और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ कंबस्टन। रेट ऑफ कंबस्टन। और यहां पे इस फ्यूल बर्न करने के नतीजे में यहां से जो गैसेस एक्सपेल्ड होंगी तो कितनी स्पीड से एक्सपेल्ड होंगी, उसकी स्पीड बेटा मेरे पास यहां पे आती है 4000 मीटर पर सेकेंड। और ये किस चीज की स्पीड है, स्पीड ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस। और नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट आपने देखना ये कि ये जो बेटा हमारे पास गैसेस यहां से नीचे से एक्सपेल्ड हो रही है, सारी बात है अगर ये एक्सपेल्ड हो रही है तो यहाँ पे इनका मैस भी है और एक वेलोसिटी के साथ मूव भी करनी है, जिसके पास इनका इसका मतलब है कि इनके पास कोई ना कोई मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि ये जो गैसेज है ये हमारे पास एक मोमेंटम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपेल्ड गैसेज, ये जो हमारे पास एक्सपेल्ड गैसेज है ये हमारे पास जनरेट करेंगी, कौन सा मोमेंटम जनरेट करेंगी, बैकवर्ड, पीछे की तरफ बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट करेंगी। और बेटा याद रखें कि यहां पे हमारे पास रॉकेट की मोशन के अंदर यहां पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी अप्लाई होते हैं। अगर यहां पे हमारे पास जो गैसेज है वो बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट कर रही है, इसका मतलब है कि मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इस रॉकेट को एक फॉरवर्ड मोमेंटम भी जनरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये जो रॉकेट है ये हमारे पास जो मोमेंटम जनरेट करेगा वो कौन सा मोमेंटम जनरेट करेगा, फॉरवर्ड मोमेंटम जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे एक फॉरवर्ड मोमेंटम जनरेट होगा, और वो कौन जनरेट करेगा, रॉकेट जनरेट करेगा। और नेक्स्ट आपने क्या देखना है यहाँ पे, तो हमने सिंपल ये देखना है कि आपने ये जो हमारा रॉकेट मूव कर रहा है तो मूव करते हुए अपनी इस स्पीड को इंक्रीज करेगा, और जब स्पीड को इंक्रीज करेगा तो मतलब है वहां पे एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो आइए हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, किसकी, रॉकेट की। एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट, रॉकेट की एक्सेलरेशन निकालें। अब रॉकेट की एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, आपकी बुक के अंदर बेटा ये सिर्फ एक फॉर्मूला मेंशन किया हो, उसकी डेरिवेशन नहीं दी। आइए मैं जो स्टेप्स करता जा रहा हूं आप वो साथ साथ नोट करते जाए ताकि आपको पता चले कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो कैसे आया और कहां से आया। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि मैस ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस, मैस ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस, कि हमारे पास जो गैस एक्सपेल्ड होती है उनका मैस क्या है, वो हमारे पास m प्राइम, और जो हमारे पास गैसेस एक्सपेल्ड होती है इनकी स्पीड भी होती है, तो स्पीड ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस, और उनकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास क्या होती है, v होती है। अब हमने देखना ये कि ये जो हमारे पास गैसेस जहां से एक्सपेल्ड हो रही हैं वो गैसेस एक्सपेल्ड होके हमारे पास एक फोर्स लगाती है, किसके ऊपर लगाती है, ये हमारे पास रॉकेट के ऊपर लगाती है। अब वो गैस कितनी हमारे पास रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाएंगी उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू, मैं गैस लिख देता हूं कि जो गैस फोर्स लगा रही वो बराबर होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। बट चेंज में जो मोमेंटम होता है वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
बेटा आपने याद रखना है कि यहाँ पे ये जो गैसेस जो एक्सपेल्ड हुई हैं, क्या इग्निशन प्रोसेस से पहले गैसेस भी रेस्ट पे थी? हमारे पास जब गैसेस रेस्ट पे थी तो इसका मतलब है इनके पास कोई मोमेंटम नहीं था क्योंकि वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा कि यहाँ पे गैसेस का जो स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो है, और बाद में जब गैसेस एक्सपेल्ड होंगी तो इनका जो फाइनल मोमेंटम बनेगा वो क्या बनेगा, वो जितना मैस उनका एक्सपेल्ड हो रहा है वो एम प्राइम है, और जिस वेलोसिटी से वो एक्सपेल्ड हो रही है वो हमारे पास क्या है वी। तो एम प्राइम को वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, मेरे पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, और यहाँ पे ये एम प्राइम इंटू वी आएगा। अब आपने एक काम ये करना है कि फाइनल मोमेंटम की जगह फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुट करनी है और इनिशियल मोमेंटम की जगह पे इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू। अब जैसे मैं पुट करता हूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा एम वी एम प्राइम इंटू वी माइनस जीरो डिवाइड बाई टी। अब एम प्राइम इंटू वी के अंदर से अगर मैं जीरो माइनस करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम प्राइम इंटू वी डिवाइड बाई टी। अब यहां पे आपने सिंपल ये देखना ये कि एम प्राइम डिवाइडेड बाय टी, ये बेटा हमारे पास है मैस पर यूनिट टाइम कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो गैसेज है वो कितना मैस एक्सपेल्ड करते हैं, कितना हमारे पास बर्न होता है। अब यहाँ पे ये जो हमारे मैस पर यूनिट टाइम है इसको मैं एक सिर्फ स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता हूं, और याद रखिएगा कि ये जो स्मॉल एम है ये हमारे पास अकेला मैस नहीं है, ये हमारे पास वो मैस है जो हमारे पास एक सेकंड के अंदर एक्सपेल्ड हो गया। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कि ये है हमारे पास मैस पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे ये जो रॉकेट हमारे पास फोर्स लगा, रॉकेट के ऊपर जो फोर्स लगती है गैसेस की वजह से, उसका फार्मूला है F इज इक्वल टू एम वी। बेटा इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब हम क्या करते हैं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हर एक्शन का होता है रिएक्शन। अगर ये हमारे पास गैसेस इस रॉकेट के ऊपर फोर्स लगा रही है, एक्शन कर रही है, तो मतलब है कि हमारे पास जो रॉकेट है वो रिएक्शन के ऊपर हमारे पास गैसेस के ऊपर भी फोर्स लगाएगी। अब वो रॉकेट जो है वो हमारे पास गैसेस के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है उसके लिए हम यूज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। वो हमारे पास क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। बेटा ये जो एम है ये हमारे पास मैस ऑफ रॉकेट है, तो मैस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए मैं जो रॉकेट का मैस है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए मैं इसे कैपिटल एम से डिनोट करता हूँ, एक्सेलरेशन को ए से, और यहाँ पे मैं इस फोर्स के साथ लगा देता हूँ रॉकेट। और यहाँ पे अब इस इक्वेशन को बेटा आपने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2 का, और आपने न्यूटन तक का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है बाय अप्लाइंग थर्ड लॉ। अगर हम थर्ड लॉ अप्लाई करें, किस चीज का थर्ड लॉ, चले मैं पहले पूरा लिख देता हूं, न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे मैं न्यूटन थर्ड लॉ इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो न्यूटन थर्ड लॉ बेटा क्या कहते हैं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर है इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ गैस किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी फोर्स ऑफ रॉकेट के, लेकिन दोनों आपस में ऑपोजिट है तो इन दोनों में से किसी एक के साथ मैं लगा देता हूं नेगेटिव का साइन। अब यहाँ पे मैं जैसे इनकी वैल्यूज पुट करता हूं तो जो हमारे पास गैस लगाती है फोर्स वो हमारे पास है एम वी, और जो रॉकेट है हमारे पास फोर्स लगाता है वो हमारे पास है एम ए। बेटा मैंने क्या मालूम करना था, मैंने एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट मालूम करना था, तो माइनस एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा एम वी डिवाइड बाई कैपिटल एम माइनस इनटू ए। बेटा ये फार्मूला में क्या बताता है, हमें ये बताता है कि जो हमारे पास मैस ऑफ रॉकेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास ये जो मैस ऑफ रॉकेट है ये डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हमारे पास रॉकेट है ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा होता है तो इनका जो मैस है वो हमारे पास क्या हो रहा होता है, ऐसे ऐसा डिक्रीज हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो फ्यूल की है वो बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही होती है, बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, तो उसके नतीजे में यहाँ पे ये जो मैस है वो डिक्रीज होता है। जैसे डिक्रीज होता है तो वहां पे उसकी जो स्पीड है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पे एक लास्ट एमसीक्यू से बताना भूल गया कि ये जो हमारे पास रॉकेट है वो अपने लॉन्चिंग पैड के ऊपर हमारे पास उसका जो टोटल मैस होता है, टोटल मैस का जो 80% होता है, टोटल मैस ऑफ रॉकेट का जो 80% होता है वो हमारे पास फ्यूल होता है। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो टोटल मैस है उसका जो 80% है वो सारा फ्यूल होता है।
आप तमाम लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट